नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बजरंग पूनिया, विनेश, संगीता फोगट, साक्षी मलिक हिरासत में। बैरिकेड्स लांघकर नई संसद की ओर जाना चाहते थे। जंतर मंतर पर पहलवानों के टेंट भी उखाड़े। जी हां दोस्तों, संसद की नई बिल्डिंग के सामने पुलिस और धरना दे रहे पहलवानों के बीच झड़प हो गई। पहलवान बैरिकेड्स लांघकर नई संसद की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका और बजरंग पूनिया, विनेश, संगीता फोगट, साक्षी मलिक सहित अन्य को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने धरना स्थल, जंतर मंतर पर लगे टेंट, कुर्सियां और दूसरा सामान हटाकर शाम 4 बजे उसे पूरी तरह खाली कर दिया। विनेश और संगीता फोगट को दिल्ली के कालकाजी थाने ले जाया गया है। दरअसल दोस्तों, 34 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान रविवार को नई संसद के सामने महिला महापंचायत में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस महापंचायत की अनुमति नहीं दी थी। पहलवानों ने इसके बावजूद महापंचायत का आयोजन किया और संसद की तरफ जाने लगे। इस पर उनका पुलिस के साथ टकराव हो गया। पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि क्या यह लोकतंत्र है? हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, हमें गोली मार दो। इस बीच पुलिस की ओर से हिरासत में लिए जाने के बाद साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत मलिक और अन्य पहलवानों ने बस के अंदर नारेबाजी की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नई संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेंगोल को साष्टांग प्रणाम किया। गांधी सावरकर को श्रद्धांजलि दी। कहा, श्रमिकों ने पसीना बहाया, सांसद समर्पण से भवन को दिव्य बनाए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को नए संसद भवन का इनॉग्रेशन किया। प्रधानमंत्री मोदी धोती कुर्ते में सुबह 7:30 बजे नए संसद भवन पहुंचे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और फिर हवन पूजा में बैठे। मोदी ने संसद में सावरकर के चित्र पर भी फूल चढ़ाए। आज सावरकर की जयंती भी है। दोस्तों, पहले पीएम मोदी ने सेंगोल को साष्टांग प्रणाम किया, फिर तमिलनाडु से आए संतों ने इसे मोदी को सौंपा। इसके बाद पीएम ने सेंगोल को सदन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने श्रम योगियों का सम्मान किया। सर्वधर्म सभा भी हुई। सेंगोल स्थापना के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। नया संसद भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। इनॉग्रेशन प्रोग्राम के दूसरे सेशन में सदन में सांसद और अतिथि मौजूद थे। इन्हें सेंगोल पर बनी फिल्म दिखाई गई और पीएम ने 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया। इसके बाद मोदी की स्पीच हुई। पीएम ने कहा कि नए संसद भवन को बनाने में श्रमिकों ने पसीना बहाया। हम सभी सांसदों को अपने कार्य के प्रति समर्पण से इस भवन को दिव्य बनाना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन से अस्पताल जाकर की मुलाकात। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अस्पताल पहुंच अपनी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन से मुलाकात की। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की। सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए दिल्ली सीएम ने लिखा कि हिम्मती आदमी से मुलाकात, हीरो। इस ट्वीट के साथ 3 फोटो शेयर की गई, जिसमें अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन से गले मिले और हाथ मिलाते दिख रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सत्येंद्र जैन से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की यह मुलाकात लगभग 1 साल से भी ज्यादा के अंतराल के बाद हुई। पिछले साल मई में गिरफ्तार किए जाने के बाद से तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन बृहस्पतिवार को चक्कर आने से शौचालय में गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। धन शोधन के एक मामले में पिछले साल मई में परिवर्तन निर्देशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से जैन तिहाड़ जेल में बंद थे। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को चिकित्सक आधार पर 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुझे गिरफ्तार करो या खिलाड़ियों को रिहा करो, पहलवानों के समर्थन में दिल्ली बॉर्डर पर डटे राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद सियासत गरमाने लगी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर पहलवानों का समर्थन किया, साथ ही पुलिसिया कार्यवाही की निंदा की। वहीं अब खबर है कि किसान नेता राकेश टिकैत भी पहलवानों के समर्थन में आगे आए हैं। टिकैत गाजियाबाद बॉर्डर पर अड़ गए हैं। यहां से राकेश टिकैत ने कहा है कि पहले खिलाड़ियों की रिहाई, फिर होगी बॉर्डर से विदाई। उन्होंने कहा कि पहले खिलाड़ियों को छोड़ा जाए या फिर हमें भी गिरफ्तार किया जाए। असल में राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महीने भर से प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर कार्यवाही करते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। इसके बाद वहां से उनके तंबुओं को भी हटा दिया गया। पुलिस ने जंतर मंतर से नए संसद भवन की ओर मार्च निकालने के बाद ये कार्रवाई की है। अब पहलवानों को हिरासत में लिए जाने के बाद एहतियात
तौर पर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर को एक बार फिर से पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर दिल्ली प्रवेश करने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पटना में 12 जून को होगी विपक्षी दलों की बड़ी बैठक। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने पर करेंगे मंथन। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में 12 जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में बीजेपी विरोधी दल शामिल होंगे। फिलहाल बैठक के एजेंडे को लेकर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसे अगले साल यानी कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले समान विचारधारा वाले सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश में जुटे हैं। बीते दिनों उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इसी कड़ी में सीएम नीतीश ने बीते सोमवार को दिल्ली आकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मुलाकात की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली की सड़कों पर फिर दौड़ेगी रैपिडो और उबर की बाइक्स। हाईकोर्ट ने पलटा सरकार का फैसला। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने कैब और बाइक एग्रीगेटर कंपनी रैपिडो और उबर जैसी कंपनियों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा इन एग्रीगेटर्स पर जारी किए गए नोटिस पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुरेश कुमार कैट और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि जब तक पॉलिसी नहीं बन जाती वह रैपिडो और दूसरी एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम न उठाएं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने फरवरी में 2 पहिया बाइक टैक्सी पर सवारी ढोने पर रोक लगा दी थी। दोस्तों रैपिडो के सीनियर पार्टनर अभिषेक अवस्थी ने अपने बयान में कहा कि माननीय हाईकोर्ट के इस आदेश का रैपिडो और उसके कैप्टन स्वागत करते हैं। इस आदेश के बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा दिए जा रहे चालान से भी राहत मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नीदरलैंड में सेलिब्रिटीज समेत 500 प्रदर्शनकारी हुए गिरफ्तार। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ देश के बड़े हाईवे रोके, गिरफ्तारी से बचने पुलिस वालों को दांत से काटा। जी हां दोस्तों, नीदरलैंड में पुलिस ने शनिवार को 1500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों ने सरकार की क्लाइमेट विरोधी नीतियों के खिलाफ हेंग शहर के अहम हाईवे पर ब्लॉक लगा दिए थे। प्रदर्शनकारियों में देश के कई बड़े सेलिब्रिटी भी शामिल थे। पुलिस ने इन्हें खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हालांकि उनका प्रदर्शनकारियों पर खास असर नहीं पड़ा। अल जजीरा के मुताबिक जब एक प्रदर्शनकारी को हिरासत में लेने की कोशिश की तो उसने पुलिस वाले को ही काट लिया। वहीं पुलिस की तरफ से छोड़ी गई पानी की बौछारों का सामना करने के लिए लोग घर से ही स्विम सूट पहनकर और छाते लेकर आए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिना आपकी मर्जी के आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी नहीं मांग सकते रिटेलर्स को जल्द जारी होगी एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, अगर आप शॉपिंग करते हैं तो रिटेलर्स आपसे आपका नंबर मांगता है। इसके साथ ही ईमेल आईडी भी मांगी जाती है, लेकिन बहुत जल्द उपभोक्ता मामले मंत्रालय एडवाइजरी जारी करेगा। इसके बाद अगर आपका मोबाइल नंबर और पर्सनल जानकारी शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप साफ मना कर सकते हैं। अक्सर दोस्तों मोबाइल नंबर शेयर करने के बाद आपको न चाहते हुए भी प्रमोशनल मैसेज और ऑफर्स के कॉल और मैसेज आने लगते हैं। ये मैसेज और कॉल्स हमें काफ़ी परेशान करते हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि बहुत जल्द एक एडवाइजरी जारी की जाएगी, जिसके मुताबिक अब रिटेलर्स आपकी मर्जी के बिना आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं मांग पाएंगे। हर छोटी बड़ी खरीद के साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारी मांगना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई ग्राहक मना करता है तो दुकानदार को उसका फ़ोन नंबर नहीं लेना चाहिए। हर छोटी बड़ी खरीद के साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारी मांगना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उज्जैन के महाकाल लोक में आंधी से मूर्तियां गिरी। सप्त ऋषियों की 6 मूर्तियां टूटी। पिछले साल अक्टूबर में पीएम ने लोकार्पण किया था। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में रविवार को तेज आंधी के कारण महाकाल लोक की मूर्तियां गिर गई। सप्त ऋषियों की 6 मूर्तियां गिरकर खंडित हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। 10 से 25 फीट ऊंची ये मूर्तियां लाल पत्थर और फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनी है। इन पर गुजरात की एमपी बाबरिया फर्म से जुड़े गुजरात, ओडिशा और राजस्थान के कलाकारों ने कारीगरी की है। उज्जैन में ही श्री शादीपनी आश्रम के सामने आंधी से पेड़ उखड़कर गिर गया। हादसे में कई श्रद्धालु बाल बाल बचे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संसद के नए भवन में पूजा हवन देख बोले शरद पवार, अच्छा हुआ नहीं गया।
जी हां दोस्तों, संसद के नए भवन के उद्घाटन पर विपक्ष की तरफ से तीखे और कड़वे बयान सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने तो संसद के नए भवन को ताबूत करार दिया। हालांकि ओवैसी और प्रमोद कृष्णन ने तीखी आलोचना की। बीजेपी भी पीछे नहीं रही। आरजेडी के ट्वीट में ताबूत वाले हिस्से को उनका भविष्य और संसद को देश का भविष्य बताया। लेकिन इन सबके बीच एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि अच्छा हुआ वो संसद के उद्घाटन का हिस्सा नहीं बने। हवन, बहुधार्मिक प्रार्थना और सेंगोल के साथ नई संसद के उद्घाटन पर राकपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उन्होंने सुबह घटना देखी। मुझे खुशी है कि मैं वहां नहीं गया। वहां जो कुछ हुआ उसे देखकर मैं चिंतित हूं। क्या हम देश को पीछे ले जा रहे हैं? क्या यह आयोजन सीमित लोगों के लिए ही था? राजदंड सेंगोल को लेकर विवाद के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने रविवार को इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष दोनों की दलीलों को अपनी अपनी जगह सही बताया। अतीत के इस प्रतीक को अपनाकर वर्तमान मूल्यों को मजबूत करने का आह्वान किया। थरूर ने ट्वीट किया कि सेंगोल विवाद पर मेरा अपना विचार है कि दोनों पक्षों की दलीलें अपनी अपनी जगह सही है। सरकार का तर्क सही है कि राजदंड पवित्र संप्रभुता तथा धर्म के शासन को मूर्त रूप देकर परंपरा की निरंतरता को दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान में भूकंप, दिल्ली समेत उत्तर भारत में भी महसूस हुए झटके। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर रविवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका असर दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में दिखा। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.2 बताई जा रही है। दोस्तों, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। किसी के घायल होने या नुकसान की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं मिली। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रविवार सुबह अफगानिस्तान के फैजाबाद के पास 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने कहा कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद से 79 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। भूकंप सुबह 11:19 पर सतह से 220 किलोमीटर की गहराई में आया था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। मार्केट में अगले हफ्ते तेजी का अनुमान, जीडीपी डेटा से लेकर 1700 से ज़्यादा कंपनियों के Q4 रिजल्ट तय करेंगे बाजार की चाल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में अगले हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। एनालिस्टों के मुताबिक अपकमिंग वीक में 1700 से ज्यादा कंपनियों के Q4 में अर्निंग के रिजल्ट, ऑटो सेल्स डेटा, जीडीपी ग्रोथ रेट, पीएमआई डेटा, एफआईआई इनफ्लो और ग्लोबल ट्रेड्स पर बाजार की नजर रहेगी। दोस्तों, अर्निंग सीजन के फाइनल और आखिरी वीक में 1700 से ज्यादा कंपनियां 4 जून तक अपनी चौथी तिमाही के नतीजों का ऐलान करेगी। इनमें से ज्यादातर कंपनियां स्मॉल कैप सेगमेंट की है। हालांकि अपोलो हॉस्पिटल, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स और आईआरसीटीसी जैसी कुछ बड़ी कंपनियां भी रिजल्ट जारी करेंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 5 जून से शुरू होगा एप्पल का WWDC 2023 इवेंट। iOS 17 और नए मैकबुक के साथ पहला मिक्स्ड रियलिटी हैंडसेट लॉन्च कर सकती है कंपनी। जी हाँ दोस्तों, टेक कंपनी एप्पल का साल का सबसे बड़ा इवेंट WWDC 2023 अगले महीने 5 जून से 9 जून तक होगा। 4 दिन के वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में कंपनी न्यू आईफोन, मैक और एप्पल वॉच के साथ नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 17 पेश करेगी। इसके अलावा एप्पल मिक्स्ड रियलिटी हैंडसेट्स 15 इंच का मैकबुक एयर और सिलिकॉन के साथ मैकबुक प्रो लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, एप्पल इवेंट में वॉच OS 10, मैक OS 14 और iPad OS 17 को भी पेश कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वॉच OS 10 में नए विजिट्स देखने को मिल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एप्पल इस साल के इवेंट में 15 इंच का पहला मैकबुक एयर पेश कर सकता है। इसके साथ ही कंपनी 13 इंच का मैकबुक प्रो और 24 इंच का iMac पेश कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप में जल्द मिलेगा स्क्रीन शेयरिंग का फीचर। वीडियो कॉलिंग के दौरान यूजर्स शेयर कर सकेंगे स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप एंड्रॉयड डिवाइस यूजर्स को जल्द ही स्क्रीन शेयरिंग फीचर देने वाला है। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप बीटा वर्जन 2.23.11.19 में वीडियो शेयरिंग के दौरान स्क्रीन शेयरिंग फीचर टेस्ट कर रहा है। इसके जरिए यह कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर करना चाहता है। यूजर्स को व्हाट्सएप का यह नया फीचर वीडियो कॉलिंग के दौरान कैमरा स्विच ऑप्शन के बगल में मिलेगा। यह फीचर तभी एक्टिव होगा जब ऐप यूजर अपनी स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन देंगे। इसके साथ ही यूजर्स कभी भी स्क्रीन शेयरिंग को रोक भी सकते हैं। दोस्तों खास बात यह है कि WA बीटा इन्फो ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं उनमें लिखा है कि इस फीचर को यूज़ करते समय जो भी जानकारी आप दूसरे यूजर्स के साथ शेयर करेंगे उसे व्हाट्सएप भी एक्सेस कर सकेगा। इसमें पासवर्ड, पेमेंट डिटेल, फोटो, मैसेज और ऑडियो शामिल हैं। यानी कि इस फीचर को यूज़ करने से वीडियो कॉलिंग एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
इरफान के बेटे बाबिल ने जीता आईफा अवार्ड, सक्सेस मिलने पर आई पिता की याद, बोले बाबा मेरे इकलौते दोस्त थे। जी हां दोस्तों, दिवंगत एक्टर इरफान के बेटे बाबिल खान को फिल्म कला के लिए बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिला। इस दौरान एक्टर अपनी मां सुतापा सिकंदर के साथ अवार्ड शो में पहुंचे। सेरेमनी से पहले बाबिल ने ग्रीन कॉर्पोरेट पर मीडिया से बातचीत के दौरान पिता इरफान को याद किया। उन्होंने कहा कि वो उन्हें बहुत याद करते हैं क्योंकि वो इकलौते उनके दोस्त थे। जैसे ही मीडिया ने उनसे उनके पिता इरफान के बारे में सवाल किया, उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन के हर दिन उन्हें याद करता हूं। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तब वो मेरे अकेले दोस्त थे। उनके साथ बैठकर हंसना मेरी सबसे खूबसूरत याद है। दोस्तों, बातचीत के दौरान बाबिल से सवाल किया गया कि कला के लिए उन्हें अगर अवार्ड मिलता है तो वो इस सक्सेस को कैसे एंजॉय करेंगे। इस पर बाबिल ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। मैं अवार्ड जीत कर घर जाऊंगा और बाबा की सेल्फ में लगे 50 अवार्ड के साथ अपना यह अवार्ड रख दूंगा और शांति से आगे के लिए काम में लग जाऊंगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, टैक्स भरने वाले लोग हो जाएं अलर्ट, इनकम टैक्स विभाग करने वाला है इसकी चेकिंग। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। वहीं कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि लोगों को इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस मिल जाते हैं। अब दोस्तों, आयकर विभाग ने जांच के दायरे में लिए जाने वाले मामलों के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ऐसे आयकरदाता जिन्होंने विभाग के जरिए भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं दिया है, उनके मामलों की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। दरअसल दोस्तों, इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कहा गया है कि अधिनियम की धारा 142 के तहत नोटिस के जवाब में कोई रिटर्न नहीं दिया गया है। ऐसे मामलों को नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को भेजा जाएगा, जो आगे की कार्रवाई करेगा। धारा 142 एक टैक्स अधिकारियों को रिटर्न दाखिल किए जाने की स्थिति में एक नोटिस जारी कर और स्पष्टीकरण या जानकारी मांगने का अधिकार देती है। जिन मामलों में रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है तो उन्हें निर्धारित तरीके से आवश्यक जानकारी पेश करने को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा बयान, बोले मेरे और मनोज वाजपेयी जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को बिग बजट फिल्मों में लीड रोल नहीं मिलता। जी हां दोस्तों, अपने 24 साल के करियर में कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक बात का मलाल है। उनका कहना है कि मेकर्स उनके जैसे एक्टर्स को बड़े बजट की फिल्मों में लीड रोल ऑफर नहीं करते। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में एक्टर ने कहा कि मनोज वाजपेयी और इरफान खान जैसे कलाकारों के साथ कोई बड़े बजट की फिल्म नहीं बनाई गई। ऐसे एक्टर्स को मरने के बाद महान बताया जाता है, पर जीते जी उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जिनके वे हकदार हैं। जूम एंटरटेनमेंट को दिए एक इंटरव्यू में नवाज ने कहा कि आज इंडस्ट्री में कई औसत दर्जे के एक्टर्स हैं जिन्हें सिर्फ इसलिए अटेंशन मिलता है क्योंकि उनके पास पैसा और पावरफुल दोस्त हैं। उनके वे दोस्त इंडस्ट्री में उनके लिए मौके बनाते हैं और उनका प्रमोशन भी करते हैं। हम भी ऐसे एक्टर्स के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि उनके पास ताकतवर दोस्त हैं। वहीं दोस्तों, बिग बजट फिल्मों में काम करने का मौका ना मिलने पर नवाज कहते हैं कि चाहे इरफान खान हो या मनोज वाजपेयी, कोई हमारे साथ बड़ी फिल्में नहीं बनाता। इंडस्ट्री में भले ही हमें महान एक्टर बुलाया जाता है, पर कोई हम पर 50 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट नहीं करता। जब हम जैसे एक्टर्स मर जाते हैं तो हमें महान बुलाया जाता है, पर जीते जी हमें वो इज्जत नहीं मिलती जिसके हम हकदार हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, लगातार मोबाइल स्क्रीन देखते रहने से हो सकते हैं कई नुकसान, एक्सपर्ट्स ने कहा। जी हाँ दोस्तों, आज के आधुनिक दौर में टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया के साथ आगे बढ़ रही। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ज़्यादातर सभी इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं। लोग रील्स और शॉर्ट वीडियो देखने के लिए कई घंटों अपने मोबाइल फ़ोन से लगे रहते हैं। लॉकडाउन में बच्चे कई घंटे तक ऑनलाइन क्लास के कारण मोबाइल देखते थे। वहीं दोस्तों, बड़ों को भी फ़ोन की लत लग गई है। इसके कारण लोगों की सेहत पर काफ़ी असर पड़ रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर श्रीपी गोस्वामी ने कहा है कि कोरोना काल के बाद से जिस तरह ऑनलाइन क्लास का चलन बढ़ा है, माता पिता ने अपने बच्चों को मोबाइल गैजेट देना शुरू कर दिया है। बच्चे हो या बड़े या फिर बुजुर्ग व्यक्ति, हर किसी को लगातार मोबाइल चलाने की लत लग गई है। आमतौर पर बच्चों पर इसका गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। जहां मोबाइल फोन से अपने फायदे हैं तो वहीं इसके ज़्यादा इस्तेमाल के नुकसान भी है। उन्होंने बताया कि लगातार मोबाइल फोन चलाने और देखने से बच्चों में हाइपोथैलेमस ग्रंथि का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। बच्चों को धीरे धीरे मोबाइल देखने की लत लग जाती है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता। ज़्यादा समय तक मोबाइल देखने से बच्चों की आंखों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे ज़्यादा मोबाइल देखते हैं और आप भी ज़्यादा मोबाइल देखते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि मोबाइल को कम कैसे करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रणदीप हुड्डा की फिल्म सावरकर का टीजर हुआ रिलीज, देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। जी हां दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक्टर रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का टीजर रिलीज हो गया है। यह फिल्म विनायक दामोदर सावरकर उर्फ वीर सावरकर की जिंदगी पर बेस्ड है। दोस्तों, सावरकर की 140वीं जयंती रविवार को थी। इसी मौके पर फिल्म के मेकर्स ने इसकी पहली झलक फैंस को दी है। यह टीजर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। टीजर की शुरुआत वीर सावरकर बने रणदीप हुड्डा से होती है। उन्हें चलते हुए देखा जा सकता
लगता है। फिर शहर भर में आग लगी नजर आती है। इसके बाद आप रणदीप को नदी में छलांग लगाते देखते हैं। आग के बीच लोगों को ब्रिटिश राज के पुलिसकर्मी मार रहे हैं। सावरकर बने रणदीप का चेहरा आपको नजर नहीं आता है, लेकिन उनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। दोस्तों, फिल्म की रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं आर्थिक दृष्टि से भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।